किसी की चीज या अमानत हथियाने के लिए उसकी जान लेने से वो चीज कभी नहीं मिलती। अगर कुछ मिलता है तो वो है बर्बादी, अपनी जिंदगी की बर्बादी। मनोज, मनोज, सुपरिटेंडेंट साहब बुलाए हैं तुम्हें अभी, तुरंत। अभी क्या हुआ? अरे हमें क्या पता भैया, बस जल्दी चल। मनोज, तुम्हें ज्वाइन किए पूरे 6 महीने हो गए। बहुत अच्छा काम करते आ रहे हो तुम। जी धन्यवाद सर। तुम्हारे काम को देखकर तुम्हें सीनियर हेल्पर बनाया जा रहा है। प्रमोशन हो रहा है तुम्हारा मनोज। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बस ऐसे ही काम करते रहो। लेकिन ये प्रमोशन तुमसे खंडवा छुड़वा देगा। मुंबई जाना होगा, कुर्ला डिवीजन। ये तो बहुत बढ़िया बात है मनोज बेटे। और बाबूजी 6 पे कमीशन के हिसाब से तनख्वाह भी बढ़ा के मिलेगी। भाई वाह, ये तो सोने पे सुहागा। मुंबई की मुंबई और तरक्की की तरक्की। हाँ भैया, बस एक बार आप वहाँ सेटल हो गए तो फिर मैं भी आऊँगा मुंबई। मुंबई मेरा सपना है। तेरा सपना सच होगा राकेश। बस 2-4 महीने लगेंगे सब कुछ सेट करने में। फिर तुम दोनों को बुला लूंगा मुंबई। और माँ, पैसे हर महीने में भेजता रहूंगा। वो सब तो ठीक है, पर हम नहीं चाहते कि तुम इतने बड़े शहर में अकेले जाओ। प्रमीला के घर वाले कब से शादी की तारीख के बारे में पूछ रहे हैं, उन्हें क्या जवाब दे? शादी के लिए टाइम कहाँ है माँ? 7 मिनट लगते हैं 7 फेरे लेने में, और इसके साथ 7 जन्मों का बंधन भी बन जाता है। बिल्कुल ठीक करिए तुम्हारी बात। हाँ, फौरन प्रमीला से शादी कर लो और उसके साथ जाओ ना मुंबई। अच्छा ठीक है माँ, जैसी आप लोगों की इच्छा। अच्छा प्रमिला, अपना ख्याल रखना और कुछ भी जरूरत पड़े तो हमें फोन कर देना। मनोज, हमारी बहन का ख्याल रखना। जयेश भैया आप चिंता ना करिएगा, वहाँ पर पहले ही से सब कुछ सेट है। प्रमिला वहाँ खुश रहेगी। और सुनो, तुम दोनों अपना अपना काम करते रहना है। जैसे ही सही लगेगा तुम दोनों को मुंबई बुला लूंगा। लाओ। हाँ खुश। हाँ आ जा तू। हर बड़ा शहर एक बड़ा कुआं है, जहां हर दिन बढ़ती तादाद में प्यासे पहुंच रहे हैं। ये नौजवान अपने कस्बों और गांव को पीछे छोड़कर आ रहे हैं। एक ऐसा भविष्य तलाश रहे हैं जो उन्हें अपने इलाके में कभी नसीब नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा क्यों है? हर शहर गुब्बारे की तरह फूल रहा है। लोगों की बहती धारा रुकने का नाम नहीं लेती। इमारतें और ऊंची होती जा रही हैं, पर घरों के कमरे और सिकुड़ते जा रहे हैं। हर सांस के लिए कंपटीशन, लेकिन बेहतर जिंदगी का सपना टूटने का नाम नहीं लेता। शहरों की तरफ ये बेहिसाब माइग्रेशन एक सीरियस दस्तक है कि हमारे देश में प्रगति और विकास की कथा शायद वाकई एक कथा है, मिथ्या है। लीजिए जी, भिंडी है आपके पसंद की और साग भी है। यार ये तुम 56 भोग बनाना बंद ही कर दो। आखिरी महीना चल रहा है, बैठा करो ना आराम से। बाहर से कुछ मंगवा लिया करो अपने लिए, और मैं रेलवे कैंटीन में खा लूँ। हे भगवान, ऐसा भी कोई करता है क्या? वैसे माँ का फोन आया था, कह रही थी महू आ जाओ, डिलीवरी वही करेंगे। नहीं, फिर रेलवे में काम करने का क्या फायदा? और यहाँ का अस्पताल तुम्हारे मऊ से 100 गुना ज्यादा एडवांस्ड है, पता है? लेकिन अब मैं अपनी माँ को क्या जवाब दूंगी? मैं उनको फोन करके समझा दूंगा। मैं अपनी माँ को बुला लेता हूँ तुम्हारे देखभाल के लिए। सच कहूँ तो मुझे भी महू नहीं जाना है। आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना है मुझे। ये भी ठीक है जी। अच्छा सुनो, राम और राकेश दोनों मुंबई आने के लिए बहुत उतावले हैं। दोनों यहीं सेट होना चाहते हैं। तो बुलवा लीजिए ना। हाँ, लेकिन सोच रहा हूँ क्वार्टर थोड़ा बड़ा मिल जाए तो। दिल में जगह हो तो कमरों में जगह बन ही जाती है।
और मुझे पता नहीं है क्या कितना प्यार है आप भाइयों का आपस में। ठीक है, मैं आज ही फोन कर देता हूँ और कह देता हूँ मुंबई का 1 वे टिकट करवा लो बच्चू। हाँ भैया, हाँ हाँ हाँ, अम्मा भी साथ चलेंगी। मैं आज ही टिकट बुक करवाता हूँ। और तैयार रहना, बच्चे की जिम्मेदारी से बच नहीं पाओगे चाचू। भैया सच में बहुत मजा आएगा, सोच के ही बहुत खुशी हो रही है। ठीक है ठीक है। मुंबई। अरे अरे प्रमिला, ये तो बिल्कुल तुम्हारी तरह है, बिल्कुल जीरोक्स। लगता है अब आपका चश्मा लगाने का वक्त आ गया है। अरे यहाँ किसी से भी पूछिए, सब यही कहेंगे कि आप ही की कॉपी है। अच्छा, इसी से पूछ लेते हैं ये कैसा दिखता है। हाँ हैं? आइए, तुम किसकी तरह दिखते हो? हाँ राकेश, अरे इस वक्त कोई जगह खाली नहीं है। एक आध तो होगी, मैं कुछ भी काम कर लूँगा, चाहे पार्ट टाइम मजदूरी का ही हो, ये मशीन पोंछने का या यहाँ साफ सफाई का, बस काम की शुरुआत हो जाए। हो जाएगी, शुरुआत हो जाएगी। फिलहाल कोई गुंजाइश ही नहीं है। अगर कुछ होता है तो मैं तुम्हें फोन कर लूंगा। ये रोटी नहीं खाने से काम थोड़ी ना जल्दी मिल जाता है। भैया देखिए ना, मैं भी 1 हफ्ते से हाथ पैर मार रहा हूँ, कुछ काम ही नहीं आता हाथ में। आपको ना राम भैया अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए थी। मैं तो कहती हूँ कि आप फिर से अपनी पढ़ाई शुरू कर दो, फिर एक हाथ में डिग्री होगी तो दूसरे हाथ में नौकरी, वो भी पक्की अफसर वाली। नहीं नहीं भाभी, अब मुझसे वो सब नहीं होगा। मुझे कैसे भी काम करना है, कुछ भी और कैसे भी। भैया मुझको भी यहीं अपने यार्ड में कोई काम दिलवा दीजिए। अगर दिलवा सकता था तो पहले नहीं दिलवा देता। ये सरकारी संस्था है, यहाँ पे हर नौकरी एग्जाम पास करके पाई जाती है। भैया पर बिना एग्जाम का या बिना डिग्री का भी तो काम होता है। ये सब हमाली मजदूरी करना, ये सब सामान ही यहाँ से वहाँ ले जाना। भैया मैं कुछ भी कर लूंगा, कुछ भी। यहाँ मेरी नहीं चलती। खंडवा होता तो किसी न किसी से बात करके कोई ना कोई सेटिंग करवा देता, लेकिन ये मुंबई है, यहाँ पे 2 करोड़ लोग अपनी अपनी सेटिंग में लगे हुए हैं। यहाँ नौकरियाँ बहुत है, लेकिन उसको पाने के लिए किसी न किसी का हाथ चाहिए सर पे। भैया अगर ये सब काम आप मुझे नहीं दिलवा सकते हैं तो कम से कम कूली का ही बिल दिलवा दीजिए। अगर मेरे हाथ में सब कुछ होता तो तुम्हारे आने से पहले तुम्हारी व्यवस्था नहीं कर देता। और कूली का बिल्ला कोई मामूली चीज समझते हो? यूनियन बाजी देखोगे तो भाग खड़े हो जाओगे बच्चे। तो फिर क्या करूं मैं भैया, ऐसे ही बेकार पड़ा रहूं? सब्र करो, सही कह रहा हूँ। दिमाग गर्म रखने से होने वाला काम भी बिगड़ जाता है राकेश। मनोज मुंबई ट्रांसफर पर आया था। उसकी सेंट्रल रेलवे में सीनियर हेल्पर की नौकरी थी, एक तरीके से सिक्योर था। लेकिन उसके दोनों भाई राकेश और राम मुंबई की जॉब मार्केट की भूल भुलैया में खो गए थे। डेली मजदूरी भी डेली बेसिस पर नहीं मिल रही थी। कोई एक फिक्स्ड करियर, कोई एक फिक्स्ड नौकरी दोनों भाइयों से आंख में चोली खेल रही थी। और मुंबई छोड़कर वापस जाने के बारे में ये दोनों सोच भी नहीं रहे थे, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन लेवल्स काफी हाई हो गए थे।
चलो मैं जा रहा हूँ, तुमको भी सायन छोड़ देता हूँ। हाँ भैया आया। सुनिए जी, ये कुछ ज़रूरी चीज़ों की लिस्ट है मुन्नी के लिए, आज आते वक्त लेते आइएगा। लेता हूँगा भाई। भैया मैं रेडी हो गया। बेस्ट ऑफ लक राम भैया। थैंक यू भाभी जी। चलिए भैया। अच्छे से इंटरव्यू देना। जी भैया। अगर उन्होंने इंटरव्यू में वहीं के वहीं कोई आधी टेढ़ी बात कर दी या ये कह दिया कि ये नौकरी हम किसी और को दे रहे हैं, तो मुस्कुराते निकलना, ठीक है? अरे तुमको कोई और नौकरी मिलेगी। चलो। मुंबई में अपने पैर जमाने की जद्दोजहद में जुटे दो भाई राकेश और राम, और उन्हें सपोर्ट कर रहे थे पिता समान संभालने वाले बड़े भाई और मां समान प्यार करने वाली भाभी। दिन आसान नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे सुधरने के आसार नजर आ रहे थे। तभी अचानक एक कहर टूट पड़ा। तकदीर ने एक ऐसी पलटी मारी कि जिंदगियां ही बदल गई, हमेशा के लिए। डॉक्टर साहब, देखिए हालत बहुत नाजुक है, क्रिटिकल है, रीढ़ में कंपाउंड फ्रैक्चर्स हैं। मुझे मिलना है उनसे। नहीं अभी कोई नहीं मिलेगा, थोड़ी देर बाद में। भाभी अब आप घर चले जाइए, हम लोग हैं ना यहाँ पे, हम लोग सब संभाल लेंगे। जब तक मैं उन्हें देखती नहीं, मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं। भाभी जब भैया को होश आ जाएगा तो हम लोग आपको खुद ही बुला लेंगे। रीढ़ की हड्डी काफी बुरी तरह से डैमेज हुई है। वो आप पहले भी बता चुके हैं डॉक्टर साहब, आप बस ये बताइए कि ये ठीक कब तक होंगे। देखिए आपके पति वैसे ठीक हैं और ठीक नहीं भी हैं। मतलब? कमर के नीचे पैरालाइज्ड है। क्या? अरे वो ठीक हो सकते हैं, समय लगेगा पर वो ठीक हो सकते हैं, और शायद बहुत समय लग सकता है। प्रमिला, तुम्हारे पति मनोज की सारे यार्ड में बड़ी इज्जत है। देखो तुम किसी चीज़ की चिंता मत करना, मनोज के इलाज में कुछ खर्च नहीं होने वाला है। रेलवे हॉस्पिटल हमारे लोगों के लिए ही तो है। और हाँ, मनोज की तनख्वाह, पूरी की पूरी तनख्वाह महीने के आखिर में तुम्हारे हाथ में पहुंच जाएगी, सब कुछ पहले की तरह। और देखना, देखते ही देखते अपना मनोज फिर से काम पर होगा। धन्यवाद सर। देखो तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत हो तो सीधे यार्ड में चली आना, ठीक है? चलता हूँ। नमस्ते। भैया वो बाबूजी को घर जल्दी जाना पड़ा है, उनको खंडवा में ज़रूरी काम आ गया था। ठीक ही किया, मुन्ना को घर पे रख रखा है। शाम को आएगा आपसे मिलने। हमारी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही होगी ना प्रमिला? हाँ, बहुत तकलीफ हो रही है आपकी वजह से। आप भी ना कैसी कैसी बातें करते हैं। बस सिर्फ आराम करेंगे। पानी लीजिए। अगर आज मेरे पास भी काम होता तो मैं भी आपकी कुछ ना कुछ मदद कर देता। मैं तो यहाँ बोझ बन के रह गया हूँ। क्या राकेश भैया फिर से वही बात कर रहे हैं? राकेश, दोबारा ऐसी बात मत बोलना, ये बोझ वाली बात। थोड़ा बुरा वक्त आ गया है, सब ठीक हो जाएगा। एक बार हम ठीक हो जाए फिर तुम दोनों का मामला फिट कर दूंगा।
जोगलेकर साहब हमारे काम से बहुत खुश है। कोई ना कोई जैक भिड़ा देंगे शायद वो। तुम दोनों टेंशन मत लेना, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अरे नहीं, क्या चाहिए? ये अरे वाह, अम्मा मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। प्रमिला, जी भैया। मेरी आज दोपहर की ट्रेन है। घर पर सबको मेरा प्रणाम कहना भैया। ठीक है, मना मत करना, रख ले, काम आएंगे। चलती हूँ। जयेश भाई, जयेश भाई, राम, अम्मा, भाभी को कुछ हो गया है। हो गया मतलब? क्या हुआ बाबू को? प्रमिला, प्रमिला, मुझे क्यों घूर रहे हैं? क्या हुआ राकेश, सच बताओ। अरे क्या हुआ का क्या मतलब? मैं टॉयलेट से बाहर आया तो देखा भाभी ऐसे पड़ी हुई थी, फिर जाके मैं आप सबको बाहर लेके आया। दरवाजा तो अंदर से बंद है, फिर किसने किया होगा ये सब? प्रमिला, 4 महीने हो गए, हालत में रत्ती भर भी सुधार नहीं है। कभी कभी सोचता हूँ उस दिन मैं बच क्यों गया, मर जाता तो अच्छा था। भगवान के लिए ऐसा मत बोलिए। डॉक्टर ने कहा है कि थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन आप फिर से पहले जैसे हो जाएंगे। ये दवाइयों की लिस्ट है, आधे घंटे में चाहिए। आप अंदर जा सकती हैं। प्रमिला, मौजूदा हालात में हम तुम्हारे पति के लिए जो भी कर सकते हैं वो सब कर रहे हैं। इनकी एक तनख्वाह से गुजारा नहीं हो रहा है। घर में छोटा बच्चा है, इनके 2 भाई हैं, माँ है, और ऊपर से नर्स ने दवाइयों की इतनी लंबी लिस्ट दे दी है। मैं हॉस्पिटल में बात करके दवाइयाँ मुफ्त करवाने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू सर। वैसे प्रमिला, पैसों की तंगी है तो एक और तरीका है, अगर इंटरेस्टेड हो तो बताओ। क्या करना होगा सर? राम भैया, 5 गोलियां देनी है भैया को, और मैंने अलग से सफेद पर्ची में निकाल के रखी है, खाने के बाद देना। ठीक है भाभी। अच्छा अम्मा, मैं चलता हूँ। संभाल के जाना। हाँ ठीक है। जा। बहू, हाँ तुम भी तो खाना खा लो ना। खा लूंगी अम्मा, पहले मुन्ने को खिला दो। अच्छा ठीक है, जाओ और खा ले। हो सकता है भाभी को रात में कुछ हुआ होगा, कुछ मेंटल शॉक वॉक, और इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर लिया होगा। मेरी बहन आत्महत्या कभी नहीं कर सकती। अरे उसके लिए कोई कारण तो होना चाहिए। हमारी बहन का मर्डर हुआ है। अरे क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास क्या है और हकीकत क्या है ये तो अब पुलिस ही बताएगी।
8 महीने हो चुके हैं। मनोज की हालत में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। साथ ही पीठ के सहारे लेट लेट कर मनोज की पीठ पर छाले भी पड़ चुके हैं। अब आपको अपने दिल पर पत्थर रखकर ये कबूल करना होगा कि क्या डॉक्टर साहब? मनोज अब ऐसा ही रहेगा और उसके ये पीठ के छाले उसे बहुत तकलीफ देने वाले हैं। भाभी, आपसे बात करनी है। क्या? सर दरवाज़ा अंदर से बंद था। सर जब मैं टॉयलेट से बाहर निकला तो मैंने देखा भाभी यहाँ अजीब ढंग से पड़ी हुई थी। उसके बाद मैंने पास जाके देखा तो मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। उसके बाद मैंने सबको जगा दिया और यहाँ लेके आया। सर एक मिनट सर, गड़बड़ तो हुई है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। आप सबको अभी के अभी पुलिस स्टेशन में हाजिर होना होगा। देखिए, हमने जी तोड़ मेहनत की, लेकिन मनोज की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। हम उन्हें बचा न सके। ये आदमी झूठ बोल रहा है सर। मुझे तो शक है कि इस आदमी ने ही मेरी बहन का मर्डर किया है। सर ये बकवास कर रहे हैं, पागल हो गए हैं सर ये। सर ये नहीं चाहता था कि मेरी बहन यहाँ रहे, ये चाहता था कि मेरी बहन यहाँ से कहीं दूर चली जाए। जयेश भैया, आपसे बात करनी है। बोलो। भैया, भाभी को लेके वापस घर चले जाइए। ऐसे दुख में रहना और जिंदगी भर तड़पते रहना अच्छा नहीं है। और उनके पास तो पूरी जिंदगी है, उनकी तो दोबारा शादी भी हो सकती है। अच्छा सुझाव है, पर यह समय उचित नहीं है। कुछ दिन बीत जाने दो, और उसके पहले मैं प्रमिला की मर्जी भी जान लेना चाहता हूँ। सर मैं भाभी का भला चाहता था। मैं चाहता था दोबारा उनका घर बस जाए, वो फिर से सेटल हो जाए। इसमें क्या गलत है सर? ये आदमी साफ साफ झूठ बोल रहा है सर। इसके दिमाग में उस समय भी कोई ना कोई गेम चल रही थी। कैसा गेम? भैया, ये राकेश भैया ठीक नहीं है, गलत इरादे हैं उनके भैया। साफ साफ कहो, क्या कहना चाहती हो तुम? वो एक अरसे से यही चाह रहे हैं कि मैं इस घर से चली जाऊं। मनोज के जाने के पहले से ही वो इस कोशिश में है भैया। ये क्या कह रही हो तुम? भाभी, आपसे बात करनी है। क्या? अब आप वापस अपने घर चले जाइए। भैया की और मुन्ना की मैं और राम मिलकर देखभाल कर लेंगे। कैसी उटपटांग बातें कर रहे हो राकेश भैया? मैं अपने पति और बच्चे को छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? भाभी कैसी बात कर रही हैं आप क्यों नहीं समझ रही हैं? बहुत कठिन और लंबा रास्ता पार करना पड़ेगा, और यहाँ रुक के वैसे भी आप कुछ नहीं कर पाएंगी। राकेश भैया, क्या इरादा है आपका? आप साफ साफ कहते क्यों नहीं कि क्या चाहते हैं आप? मुझे उनका ये बर्ताव बहुत अजीब सा लगा भैया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि वो मेरे साथ ऐसा क्यों पेश आ रहे थे। पर आज जब हम मनोज का अंतिम संस्कार करके घर लौटे, तब सब कुछ साफ साफ नजर आ गया भैया। मैं जान गई कि आखिर वो मुझसे चाहते क्या है। क्या चाहते हैं ये? भाभी, कम से कम अब तो अपने घर वापस चले जाइए। अब चाहते क्या है राकेश भैया? भाभी, अगर आप घर वापस लौट गई
हम दोनों भाइयों में से किसी एक को मनोज भैया की नौकरी मिल जाएगी। इससे पूरे परिवार का भला होगा, भाभी आपका भी भला होगा। बस मुझे मनोज भैया की नौकरी चाहिए, आप समझ जाइए। रेलवे में और दूसरी कई सरकारी नौकरियों में जब किसी एम्प्लॉय की एक्सीडेंट में या किसी और कारण से अचानक मृत्यु हो जाती है तो उसी की तनख्वाह के लेवल का दूसरा जॉब उसके सबसे करीबी रिश्तेदार को ऑफर किया जाता है। इस केस में मनोज की खस्ता हालत को देखते हुए रेल अधिकारियों ने उसकी पत्नी प्रमिला को पहले से ही नौकरी ऑफर कर दी थी जब मनोज जिंदा था, लेकिन बिस्तर से हिल नहीं पा रहा था। वैसे प्रमिला, पैसों की तंगी है तो एक और तरीका है, अगर इंटरेस्टेड हो तो बताओ। क्या करना होगा सर? देखो, हम दोनों ये अच्छी तरह से जानते हैं कि मनोज की हालत रातों रात तो ठीक नहीं हो सकती, और शायद ये भी हो सकता है कि वो कभी ठीक ही ना हो पाए। फिलहाल मैं तुम्हारे लिए इतना कर सकता हूँ कि तुम्हारा नाम रेलवे की नौकरी के लिए प्रपोज करूँ। आप बड़े दयालु हैं सर, इससे मुझे और मेरे परिवार को बड़ी मदद मिल जाएगी सर। लेकिन सर, मुझे पता नहीं है कि मैं ये नौकरी कर पाऊंगी भी या नहीं। ज़रूर कर पाओगे। अपने परिवार से इतना प्यार करती हो तो काम भी बहुत जल्दी सीख जाओगे। ये फॉर्म लो, इत्मीनान से पढ़कर भर देना। स्वार्थी पत्थर दिल आदमी है वो। मनोज ने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया भैया, और आज वो मेरे और मनोज के बच्चे की परवाह तक नहीं कर रहे हैं, सीधे उनकी नौकरी को हड़पना चाहता है। भैया भैया मैं कहाँ जाऊंगी? मुन्ने की परवरिश कैसे होगी भैया? और मैं नहीं चाहती कि मेरा और मनोज का बच्चा किसी की भी मेहरबानी पर पले पड़े। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तू बेझिझक होके वो नौकरी शुरू कर दे। और देख, तेरा भाई है ना तेरे साथ, तुझ पे और मुन्ना पे मैं कभी कोई आंच नहीं आने दूंगा। अपने भाई की नौकरी पाने के लिए इसने मेरी बहन का मर्डर कर दिया। वो नौकरी तो उसे पहले ही मिल चुकी थी, और ये सब इससे बर्दाश्त नहीं हुआ सर। इसके मन में लालच आ गया सर, और अब ये बार बार यही बात साबित करने पे तुला हुआ है कि मेरी बहन ने सुसाइड किया था। ये सब सर, ये आदमी क्रिमिनल है। सर, जयेश भाई बकवास कर रहे हैं, न सबूत न कुछ। मैं अपनी भाभी की हत्या क्यों करूंगा सर? एक मामूली नौकरी के लिए मैं अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करूंगा? आप खुद सोचिए सर, घर अंदर से बंद था जिसमें मेरे पकड़े जाने की पूरी संभावना थी, और सर ऐसी स्थिति में मैं ये कांड करूंगा? आप समझ रहे हैं ना सर? पीड़ित प्रमिला का बड़ा भाई जयेश बार बार प्रमिला के देवर राकेश के ऊपर शक की उंगली उठा रहा था, और मौजूदा सबूत भी राकेश की तरफ ही इशारा कर रहे थे। लेकिन राकेश डटकर इन आरोपों का खंडन कर रहा था। वो सिर्फ एक ही बात पर अड़ा रहा कि उसकी भाभी ने आत्महत्या की थी। आखिरकार राकेश का छोटा भाई प्रमिला का सबसे छोटा देवर राम टूट गया, और उसने किया एक शॉकिंग खुलासा। राम, तुम्हारे भाई मनोज ने तुम सबकी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए खूब मेहनत की। उनके जाने के बाद तुम्हारी प्रमिला भाभी ने तुम्हें माँ का प्यार दिया। उनके कंधों पर एक नन्ही सी जान की जिम्मेदारी थी। तुम्हें लगता है उन्होंने सुसाइड किया होगा? राकेश भी और मैंने भाभी को खूब समझाने की कोशिश की कि वो अकेले शहर में ये नौकरी वोकरी करके मुन्ना को नहीं बड़ा कर पाएंगे। ये शहर गीत की तरह नोच नोच कर खा जाएगा दोनों को, मगर हमारी बातें भी सुनती दो। भाभी, मैं और राम 1 साल से नौकरी के चक्कर में धक्के खा रहे हैं। बस यही एक चांस मिला है। अगर ये नौकरी मुझे मिल गई तो मैं कहीं ना कहीं राम को भी फिट कर दूंगा। भाभी, हम वादा करते हैं हम मुन्ना को अपने बच्चे जैसा पालेंगे। और आपके पास तो पूरी उम्र है, आप तो दोबारा शुरुआत कर सकती हैं। आपकी तो दोबारा शादी भी हो सकती है। राम और राकेश दोनों मुंबई आने के लिए बहुत उतावले हैं। दोनों यहीं सेट होना चाहते हैं। तो बुलवा लीजिए ना। क्वार्टर थोड़ा बड़ा मिल जाए तो। दिल में जगह हो तो कमरों में जगह बन ही जाती है। मैं आज ही फोन कर देता हूँ और कह देता हूँ मुंबई का 1 वे टिकट करवा लो बच्चू।
आपके भैया आपकी हमेशा फिक्र करते, बहुत चाहते थे आप लोगों को, और आज जब उनकी अस्थियां ठंडी तक नहीं हुई है, आप दोनों की उनकी नौकरी पर नजर है। भाभी अगर हम नजर नहीं रखेंगे तो कोई बाहर का तीसरा बाजी मार ले जाएगा। ये मुंबई है भाभी, यहाँ दाहिने पैर के लिए बायां पैर रुकता नहीं है। ये कोई महू या खंडवा नहीं है कि मदद के लिए पूरा का पूरा गांव उमड़ के आ गया। और आप तो यहाँ टिक भी नहीं पाएंगी, गारंटेड आप यहाँ टिक नहीं पाएंगी। ऊपर से आप नौकरी करेंगी, बच्चे को संभालेंगी, पागल हो गई आप। पगला तो तुम दोनों गए हो, लालच में पगला गए हो। अरे मेरी फिक्र करना छोड़ ही दो तुम लोग। मेरे पास मेरे पति का बेशुमार प्यार है, ताकत है और हिम्मत है। मैं जैसे तैसे निभा लूंगी मुंबई में। तुम दोनों जाओ यहाँ से और अपने लिए कुछ करने की फिक्र करो। और राकेश भैया, आपको ये नौकरी तो मिलने से रही, इसका ख्याल भी अपने दिमाग से निकाल दो। तुम्हारे राकेश भैया ने तुम्हारी भाभी सगे भाई मनोज की पत्नी प्रमिला की हत्या की या नहीं? मैं मुन्ना को लेके जा रहा हूँ, अब ये मेरी जिम्मेदारी है। बस 2-4 महीने लगेंगे सब कुछ सेट करने में, फिर तुम दोनों को बुला लूंगा और माँ हर महीने पैसे मैं भेजता रहूंगा। मनोज की नौकरी अब किसी तीसरे को दे दी गई है जिसका मनोज से कोई रिश्ता नहीं है। राकेश पर आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के चार्जेस लगाए गए हैं। मुंबई के कुर्ला सेशन कोर्ट ने राकेश को उम्र कैद की सजा सुनाई है। राकेश ने मुंबई हाई कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज किया है और राम चूंकि हत्या के वक्त नाबालिग था इसलिए उसे करेक्शन होम में भेज दिया गया है। बड़े शहरों में टिके रहने के कुछ गुरु मंत्र हैं और सबसे जरूरी है प्रैक्टिकल बनो। यहाँ कुछ भी हो जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस आपको सरवाइव करना है। सारे देश से लोग सिर्फ 2-4 महानगरों की तरफ ही क्यों निकल पड़ते हैं? क्या भविष्य सुधारने के लिए इनके अलावा और दूसरा कोई साधन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है? शहरवासी जब किसी खूबसूरत कस्बे या गांव में जाते हैं तो खुली हवा में सांस लेते हुए उनके होठों से ये बात निकल ही जाती है, वाह, इसे कहते हैं असली जिंदगी। और इसके बिल्कुल विपरीत हजारों लाखों गांववासी इस बात पे दृढ़ विश्वास रखते हैं कि अगर जिंदगी में कुछ करना है, कुछ बनना है तो शहर जाना होगा। शहर मानो जन्नत है। यह उदाहरण मशहूर अंग्रेजी कहावत को सिद्ध करता है, द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। क्या यह शहर और गांव के बीच की दरार एक दस्तक है कि हमारे विकास की कहानी एक तरफा है? व्यक्तिगत विकास के लिए अनुकूल अधिकतम सुविधाएं शहरों को ही दी जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे शहरों की क्वालिटी ऑफ लाइफ काफी खस्ता है। दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्रों को अलॉट किए गए विकास के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स स्कैम और घोटालों के शिकंजे से कभी निकल ही नहीं पाते। एक तरफ जहां प्रशासन इन स्कैम से हुए नुकसानों पर पर्दा डालकर अपनी कुर्सी बचाए रखता है, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी, वो चाहे शहरी हो या ग्रामीण, जंगल राज में हाथ पैर मारता है, जहां सिर्फ एक ही नारा गूंजता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। मीडिया के पैनल पर घंटों डिस्कशन हो सकते हैं कि समाज में हो रहे जुर्म पर टीवी प्रोग्राम्स का गहरा असर है, वगैरह वगैरह। पर सच्चाई यह है कि बढ़ते जुर्म का मुख्य आरोपी है अमीरी और गरीबी के बीच बढ़ती खाई। कुछ लोग इस खाई से रेंगते हुए निकलकर नौकरी पाने में, जिंदगी बनाने में या बेसिक लेवल पर सरवाइव करने में जुर्म का दामन थाम लेते हैं। लेकिन हमें उन्हें मुजरिम के साथ साथ एक पीड़ित के नजरिए से भी देखना चाहिए।
देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। सात 700 ग्राम है। 18 लाख तक तो मिलेगा। लेकिन बिल तो नहीं है ना तुम्हारे पास? कुछ सोच समझ कर बोलो। अभी मार्केट में इसका 18 लाख मिलेगा, मानता हूँ, लेकिन बिना बिल का 18 लाख कोई नहीं देगा। देखो जितने में जाएगा उतने में जाएगा, करो कुछ। अभी 3 लाख दूंगा, फिर बाद में देखते हैं, जब बिके जितने बिके। ठीक है चलेगा। बिना बिल का माल है तो मेरा कमीशन 10% की जगह 20% होगा। हाँ वो भी चलेगा, पहले ग्राहक तो खड़ा करो। हाँ वो हो जाए। ये तुम्हारा 3 पेटी है। एक 700 ग्राम का गोल्ड बार, मार्केट वैल्यू 18 लाख रुपए। लेकिन ये सोना गैर कानूनी था, इसका कोई बिल नहीं था। आखिरकार ये सोना आया कहां से था? क्या ये स्मगलिंग का माल था? क्या इस पर किसी के खून के निशान थे? कई सवाल दस्तक दे रहे थे कि इस सोने में कुछ खोटा है। अम्मा मैं जाके आता हूँ। तू अचानक कहाँ चल दिया? वो फैक्ट्री में थोड़ा काम याद आ गया, जल्दी लौटूंगा। नारायण, जगदीश लौटा नहीं अभी तक? बोला था जल्दी आऊंगा, जरा देखना बेटा। तुम भी क्या अम्मा, काम में होंगे भैया, आ जाएंगे। अरे छुट्टी के दिन भी ऐसा क्या काम आ गया उससे? तुम भी ना अम्मा। ये ले यहाँ पड़ा है। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर स्विच ऑफ है। काम में है। कैसे पता चला? फोन स्विच ऑफ है अम्मा। इतनी देर तो उसे काम वाले दिन भी नहीं हुई। आज हुई होगी, घर को सर पर क्यों उठा रही हो? आ जाएंगे भैया। तू जरा देख तो, या मैं उसकी फैक्ट्री पे जाऊं? तुम्ही डायल केलेला नंबर स्विच ऑफ आहे। अभी भी फोन स्विच ऑफ है। तो उसके सेठ को फोन लगा। अरे पागल हो गई हो क्या? सूरज सेठ जी को इतनी रात गए डिस्टर्ब कैसे कर सकता हूँ? उन्होंने ही किसी काम से रोक कर रखा होगा ना उसे। जगदीश ने बोला था मैं जल्दी आऊंगा। तू लगा उनको फोन। नंबर नहीं है मेरे पास। ये ले नंबर, फोन लगा। हेलो। नमस्ते सर, मैं जगदीश का छोटा भाई नारायण बोल रहा हूँ। हाँ बोलो बोलो नारायण, कैसे हो? सब ठीक है? हाँ सर, बस वो जगदीश भैया बोले फैक्ट्री में कुछ काम था, अभी तक लौटे नहीं। आज दोपहर में ही गए थे। अरे भाई आज कैसे हो सकता है? आज तो रविवार है, फैक्ट्री बंद है। लेकिन भैया तो बोले थे फैक्ट्री में काम था। अच्छा देखो, शायद हो सकता है मेरा जो पार्टनर है ना महेश, उसने बुलवाया हो। हाँ? एक काम करो, उसके मोबाइल पे ट्राई कर लो ना। स्विच ऑफ है सर, और अम्मा भी थोड़ी परेशान है। अरे नारायण, अरे बच्चा थोड़ी ना है वो, है आ जाएगा, यहीं कहीं होगा। ठीक है, टेंशन मत लो। ठीक है सर। हाँ चल, कमाल है। अरे भाई जगदीश अपना है बैठा होगा अपने दोस्तों के साथ दारू पीने, तो घर पे झूठ बोल के गया कि मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ। ये लोग ना कभी सुधरेंगे नहीं। इसे ना केक का फोटो खींच के
देखती रहेंगी और हम लोग खाते हैं। नहीं यार, ये क्या तरीका है यार, मतलब कोई बात हो गई तब से खड़े हैं यहाँ पे, इतना टाइम हो गया यार, 9 बजने वाला है, अभी तक जगदीश भाई नहीं आए। अजीब बात है। अरे शनिवार को उन्होंने खुद कहा था कि सोमवार को सुबह 8:30 बजे सारे वर्कर चाहिए, और आज खुद ही बोले। तो एक काम कर, फोन लगा ना उनको। हाँ फोन करता हूँ यार, 8:30 बजे बोल रहा हूँ। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर तो स्विच ऑफ आ रहा है उनका। तो एक काम कर, सेठ को फोन लगा और बता दे हम सारे वर्कर 8:30 बजे यहाँ आ चुके हैं और अभी तक जगदीश भाई नहीं आए, ठीक है? और आज तो यार 10-10 सेट तैयार करने, क्या होगा उसका? पूछ ले, पहले बात कर ले। हेलो सेठ, मैं दिनेश कारीगर बोल रहा हूँ। हाँ बोलो दिनेश। सेठ अभी तक जगदीश भाई नहीं आए, यहाँ ताला लगा हुआ है, आज तो बहुत काम है सेठ। यार इसको हो क्या गया है? अच्छा ठीक है, तो एक काम करो, तुम वहाँ रुको, मैं 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ। ठीक है सेठ। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर स्विच ऑफ है। आया जगदीश? अभी तक नहीं आया सर। फटाफट काम शुरू कर दो सब लोग। जी सूरज सेठ। अरे जगदीश सो रहा है क्या? उठाओ उसे। नहीं सेठ जी, बोला था आपको, कल दोपहर से जो गया अभी तक नहीं लौटा। अच्छा ठीक है, वो जैसे ही घर आएगा ना उसे बोलो मुझे तुरंत फोन करे। जी सेठ जी। कुछ पता चला? नहीं अम्मा, बस इतना पता चला भैया कल फैक्ट्री नहीं गए और आज सुबह भी वहाँ नहीं पहुँचे। हे भगवान, कहाँ गया होगा जगदीश? आपके द्वारा डायल किया गया नंबर स्विच ऑफ है। हाय। हाय महेश। अरे हाँ संचित भाई। संचित भाई टेंशन मत लो, आपको माल मिल जाएगा। हाँ हाँ मिल जाएगी, डिलीवरी मिल जाएगी टाइम पे। तीन दो 5, ये तो सिर्फ 5 ही है। हाँ, एक 700 ग्राम का पूरा बार गायब है। तूने देखा ना अंदर ठीक से? हाँ अच्छी तरह देख लिया। जगदीश का उसको बुलाओ। वो आज सुबह से काम पे नहीं। जगदीश भैया बोले फैक्ट्री में कुछ काम था, अभी तक लौटे नहीं, आज दोपहर में ही गए थे। अरे भाई आज कैसे हो सकता है? आज तो रविवार है, फैक्ट्री बंद है। लेकिन भैया तो बोले थे फैक्ट्री में काम था। लफड़ा है यार। क्या लफड़ा सूरज? जगदीश कल दोपहर से गायब है। ये क्या कह रहे हो तुम? 5 अगस्त 2012 की दोपहर को मुंबई के दहीसर वेस्ट इलाके से सोने का एक कारीगर जगदीश रावत गायब हो गया। इतवार का दिन था, ज्वेलरी यूनिट बंद थी। सोमवार 6 अगस्त 2012 की सुबह उस यूनिट के 2 पार्टनर्स सूरज खीमजी और महेश खंडेलवाल ने पाया कि उनके लॉकर से एक 700 ग्राम का गोल्ड बार मिसिंग है। गोल्ड बार और जगदीश, क्या इन दोनों के गायब होने के पीछे कोई कनेक्शन था? सर, इस जगदीश रावत का मोबाइल तो अभी भी स्विच ऑफ ही दिखा रहा है। इस जगदीश की लॉकर तक एंट्री थी। जी वो काफी भरोसे वाला है। पिछले 4 साल से मेरे साथ काम कर रहा है सर, कभी इधर का उधर नहीं। और इतना भरोसा था सर कि हम दोनों के अलावा एक वही है जो मेरे लॉकर को छू सकता है। देखिए सर, 6 महीने पहले जब मैंने और सूरज ने पार्टनरशिप शुरू की थी तब सिर्फ जगदीश के साथ ही शुरू की थी। आपने बताया था जगदीश ने आपको बताया था कि किसी काम से वो फैक्ट्री जा रहा है? हाँ ऐसा ही कहा था जगदीश ने। अम्मा, मैं जाके आता हूँ। तू अचानक कहाँ चल दिया? वो फैक्ट्री में थोड़ा काम याद आ गया, जल्दी लौटूंगा।
सर ये कैसे पॉसिबल है? रविवार को हमारे वहाँ ज़्यादातर छुट्टी होती है। कभी कोई इमरजेंसी डिलीवरी हो या कोई बड़ा ऑर्डर हो तो ही हम रविवार को यूनिट खुला रखते हैं, बाकी तो छुट्टी होती है सर। तो रविवार को कोई इमरजेंसी डिलीवरी थी? सोमवार की थी सर, लेकिन जगदीश ने सामने से कहा था कि सेठ रविवार को कारीगर मत बुलाओ, सोमवार शाम तक हम सारा ऑर्डर कंप्लीट कर देंगे। ऐसा सामने से कहा था जगदीश ने आपसे? बिल्कुल सर, उसने कहा था कि सोमवार को सुबह 8:30 बजे मैं सारे कारीगरों को बुला के शाम तक ऑर्डर कंप्लीट कर दूंगा। सेठ, कल रविवार है तो बंदी रखते ना, ओवरटाइम क्यों चढ़ा रहे हैं? अरे मुझे शौक थोड़ी ना है जगदीश, है सोमवार को शाम को डिलीवरी देनी है, इतना काम है, इतने कम टाइम में कैसे होगा? मैं हूं ना, मैंने सबसे बात कर रखी है। देखिए सोमवार को सुबह 8:30 बजे सब लोग आ जाएंगे, धनाधन काम शुरू कर देंगे, शाम को 4 बजे के पहले काम खत्म। पक्का ना? नहीं, वो महेश ने जुबान दी है क्लाइंट को कि सोमवार शाम को 10 सेट आपके हाथ में होंगे। मैं कह रहा हूँ ना, सब हो जाएगा। सर जगदीश बहुत जिम्मेदारी के साथ अपना काम करता था, ज्वेलरी कटिंग, सेट डिज़ाइन करना वगैरह सब कुछ बहुत अच्छी तरह करता था। हम बहुत भरोसा करते हैं सर उस पर। 700 ग्राम सोना गायब होने के बाद भी आप भरोसा करते हैं उस पर? साहब मेरा बेटा वैसा नहीं है, हम कारीगर जात के लोग हैं साहब, चोर नहीं है। और सूरज सेठ के साथ तो 4 साल से काम किया, पूछो उनसे कभी एक पैसा भी खाया है उसने? तो फिर गायब क्यों है मैडम? फोन भी स्विच ऑफ है उसका, और वैसे भी 700 ग्राम सोना बहुत होता है, अच्छे अच्छे लोग उसके बोझ के नीचे दब सकते हैं और दबते भी है। मुझे आपके बाकी कारीगरों से बात करनी होगी, क्या पता और कितने लोग शामिल हैं इसमें। फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है अम्मा। जगदीश के साथ कुछ हुआ है, तेरा भाई कभी चोरी नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। देखिए मैंने आपके बाकी के वर्कर्स से भी बात की है, सब सीधे लगते हैं। अगर चोरी हुई है तो सिर्फ ये अकेले जगदीश का काम है। ये सब देख के वही लग रहा है, लेकिन मुझे ना थोड़ा डाउट आ रहा है। नहीं मतलब पिछले 4 सालों से मैं उसे जानता हूँ, बहुत करीब से। अगर पैसों की जरूरत होती तो वो मुझसे मांग लेता सामने से, और मैं कभी मना भी नहीं करता। जगदीश जैसा विश्वासु आदमी मेरे लॉकर से सोना चुराएगा, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है। हो ना हो इंस्पेक्टर साहब, कुछ और बात है। 700 ग्राम है, 18 लाख तक तो मिलेगा। लेकिन बिल तो नहीं है ना तुम्हारे पास? देखिए सूरज सेठ, चोरी तो हुई है, 18 लाख का सोना आपके लॉकर से चुराया गया है। अब 2 पार्टनर्स के सिवा सिर्फ एक आदमी उसे छू सकता था, और वो आदमी छूमंतर है। सर वहाँ पे इतने सारे ज्वेलरी सेट्स थे, 6 गोल्ड बार भी था, फिर उसने एक ही क्यों चुराया? पाटिल उसे पता था एक से ज्यादा उसके लिए भारी पड़ सकता है, उसकी लालच सिर्फ 18 लाख तक की थी। सर ये भी तो हो सकता है कि उसकी लालच किसी और की थी और ये बस एक मोहरा था। महेश यार, आई एम रियली सॉरी यार। नहीं सूरज, तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? तुम और मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि तेरा 4 साल पुराना सबसे वफादार कारीगर ऐसा करेगा। पता नहीं उसने ऐसा किया क्यों। नारायण सच सच बोल, जगदीश ने कभी तुझसे कुछ बात की थी? कुछ भी? क्या अम्मा, थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि भैया ऐसा कभी नहीं कर सकते, और अभी तू भी उन लोग जैसे सोच रही है। देख ये तो कोई जवाब नहीं हुआ, तू सच सच बता। अभी लिख के दूं? बोला ना नहीं, कुछ नहीं बोला। मनीषा को तो बोला होगा, जरूर बोला होगा।
सर फरवरी 2012 से पहले तक ये सूरज खिमजी और महेश खंडेलवाल अपने अपने ज्वेलरी यूनिट्स अलग अलग चला रहे थे। वैसे दोनों कई सालों से हैं इस लाइन में। मतलब फरवरी 2012 में वो दोनों साथ मिल गए? जी हाँ सर, इस साल फरवरी में दोनों ने अपने अपने ज्वेलरी यूनिट्स को साथ में मिला दिया और पार्टनरशिप शुरू की। अच्छा, ये जगदीश के सेलफोन की आखिरी लोकेशन क्या है? सर अलीबाग। अलीबाग? 5 अगस्त को रात 9:30 बजे उसका सेलफोन अलीबाग में स्विच ऑफ हुआ और तब से वैसा ही है। सर 44466277788 ये अलीबाग का नंबर है और इसी नंबर पे जगदीश के सेल से लास्ट कॉल किया गया था। किसका नंबर है? हाँ जगदीश। मनीषा, मैं अलीबाग आ रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? सर ये नंबर किसी मनीषा पाटिल के नाम पर रजिस्टर्ड है। ये मनीषा पाटिल कौन है? मनीषा पाटिल कौन है? वो जगदीश की मंगेतर है। अलीबाग में रहती है, कुरुल गांव। जगदीश की आखिरी बात उसी से हुई थी। लेकिन जगदीश भाई तो उनसे मिले ही नहीं। मेरी बात हुई मनीषा भाभी से। पाटिल, अब तक तो इस जगदीश के बारे में सब लोग अच्छा ही बोल रहे हैं। पिछले 4 साल से सूरज खिमजी के यहाँ पूरी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था, पर अचानक ये चोरी करने की बुद्धि उसे आई तो आई कहाँ से? उसकी मंगेतर मनीषा का क्या रोल है इसमें? और वो उसे मिलने क्यों गया था? सर शायद वो मनीषा पाटिल से मिलने गया ही नहीं था। तुम कह रही हो कि जगदीश तुम्हें मिलने आया ही नहीं था? जी सर, वो मुझसे मिलने नहीं आया था। तो फिर मनीषा और कितने रिश्तेदार और दोस्त है उसके कुरुल गांव अलीबाग में जिनसे वो मिलने आया था, और क्यों आया था? मनीषा, मैं अलीबाग आ रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? डील फाइनल कर रहा हूँ। अरे ऐसे कैसे? पैसे कहाँ हैं? मेरी जेब में। क्या? गोल्ड बार के बारे में कुछ बताया उसे? क्या गोल्ड बार? डील की बात कर रहा था वो। कौन सी डील? मनीषा, कौन सी डील फाइनल होने जा रही थी? सर मुझे नहीं पता, आप किशोर दत्ता से पूछिए। किशोर दत्ता? अब ये किशोर दत्ता कौन है? बताओ मनीषा, कौन है ये किशोर दत्ता? तुम्हारे मंगेतर जगदीश और इस किशोर का रिश्ता क्या है? जगदीश पहले यहीं कुरुल गांव में काम करता था। एक ज्वेलरी की फैक्ट्री है यहाँ। और किशोर? किशोर उस यूनिट में इलेक्ट्रिकल काम करता था। जगदीश और मैं भी वहीं मिले थे, फिर हमारी सगाई हुई। मैं किशोर को तब से जानती हूँ। जगदीश सोना लेकर किशोर के पास आ रहा था, उसे बेचने के लिए? मुझे कुछ नहीं पता सर, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि जगदीश और किशोर बहुत अच्छे दोस्त हैं और कोई डील करने वाले थे। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानती। सर इस किशोर के पास हमारे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। जगदीश कहाँ है, सोना कहाँ है, सब कुछ। पता नहीं पाटिल, पर यह मामला मुझे कुछ ज़्यादा ही गहरा मालूम पड़ता है। 700 ग्राम सोना बहुत होता है, और इतना सोना चुराने के पीछे बहुत बड़ी वजह होगी। क्या होगी? चलो।
700 ग्राम। वो भी 24 कैरेट। बिना बिल का सोना है? अरे कांति भाई, बिल तो आते जाते रहेंगे, सोना तो सोना है ना। हाँ, सोना वही है जो बिके, और खुले मार्केट में ये बेचना सबसे मुश्किल है। अरे कांति भाई, तो ऐसे मत बेचो ना, जेवर बना दो इसके। कोई माइक का लाल नहीं पहचान सकेगा कि ये जेवर का सोना कौन से मार्केट से आया। बोलो। 20,000 तोले के हिसाब से 14 लाख रुपए दूंगा, उससे 1 रुपए ज्यादा नहीं। आप भी क्या याद करोगे कांति भाई कि क्या सौदा किया था। 14 पेटी मंजूर नक्की हो। ये 700 ग्राम का गोल्ड बार दहीसर से मुंबई, मुंबई से अलीबाग और फिर से मुंबई के सोने के मार्केट में सफर करता रहा, सौदे होते रहे। लेकिन इन कैरेट्स, तोलों और पेटियों के बीच में जगदीश रावत कहां था? और उस इलेक्ट्रीशियन किशोर दत्ता का सोने के कारीगर जगदीश रावत के साथ क्या रिश्ता था? क्या सिर्फ दोस्ती थी? किशोर दत्ता सिर्फ दोस्ती है साहब, बाकी काम वाम उसका वो जाने। मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है सोने वोने के साथ। 5 अगस्त को जगदीश तुम्हें मिलने आ रहा था। ये 5 अगस्त को? नहीं साहब, मैं नहीं मिला था जगदीश से। हमें पता है 5 अगस्त को जगदीश तुम्हें मिलने आ रहा था। हमें यह भी पता है कि तुम दोनों के बीच में कोई डील होने जा रही थी। वकालतमंदी इसी में है कि सब कुछ साफ साफ बता दे, वरना करंट का ऐसे झटका दूंगा ना तुझे, जिंदगी भर के लिए इलेक्ट्रिक की लाइन भूल जाएगा। साहब मैं कसम खा के कहता हूँ साहब, मैं 5 अगस्त को जगदीश से नहीं मिला था साहब, और ये डील विल के बारे में मुझे सच में कुछ नहीं मालूम साहब। अच्छा छोड़, ये बता सोने के साथ क्या करने वाले थे तुम दोनों? सोना? नहीं नहीं साहब, मुझे ये सोने वोने के बारे में कुछ नहीं मालूम साहब, कसम से। सर, रविवार 5 अगस्त को इस किशोर का सेलफोन 12 बजे स्विच ऑफ हुआ और उसी दिन शाम को 7 बजे फिर से ऑन हुआ। 7 बजे के बाद की लोकेशन क्या थी? वापले गांव। वापले गांव बोले तो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। 5 अगस्त को दिन भर कहाँ थे और क्या क्या किया? जल्दी बोल। सर वो रविवार था तो सुबह सुबह थाने गया था अपने दोस्त के यहाँ। अक्खा दिन वहीं पे था, लौटते लौटते लेट हो गया। दोस्त का नाम और पता बोल। दरअसल सर, मैं जब दोस्त के यहाँ गया तो उसके घर पे ताला लगा। उसका मोबाइल नंबर दे। हेलो, आप कौन? पुलिस। क्या हुआ साहब? कुरुल गांव का किशोर दत्ता बोल रहा है कि रविवार 5 अगस्त को जब वो तुम्हारे घर पे गया था, वहाँ ताला लगा हुआ था। सही है? ताला था? लेकिन मैं तो घर पर ही था, मेरी दुकान तो घर को लगकर ही है, मेरी फैमिली पूरा दिन घर पर थी। ये किशोर ऐसा क्यों बोल रहा है? सब ठीक तो है ना साहब? ठीक नहीं है, अभी ठीक कर देंगे। पूरा दिन दुकान दुकान दुकान, रविवार हो या त्योहार, ये अपनी दुकान कभी नहीं छोड़ते। 5 अगस्त को किशोर थाने गया था? मुझे नहीं पता, घर से निकले थे दुकान के लिए, बाकी मुझे कुछ नहीं मालूम। देख किशोर, बहुत झूठ बोल लिया तूने। अभी एक और झूठ बोला ना तो तुझे एक ही इलेक्ट्रिक का शॉक दूंगा, बड़ा वाला। नहीं साहब। जगदीश रावत कहाँ है? खरा है ना? 24 कैरेट, एकदम प्योर। तू बोल रहा था ना 9 लाख की गारंटी चाहिए, ये उससे भी ज्यादा कर। यार जगदीश, अब हम जो करने निकले ना वो करके दिखाएंगे। किस चीज की गारंटी थी? क्या करने वाले थे तुम दोनों? वो हम क्या? जगदीश अपनी मंगेतर मनीषा से मिलने आया था। किशोर, कैसे शुरू करेंगे? अरे वापले गांव में एक बियर बार है,
उसका मालिक वो बार बेचना चाहता है, मैं जानता है उसको। अरे लेकिन अगर वो बेचना चाहता है इसका मतलब उसका धंधा मंदा है, इसलिए तो बेच रहा है वो। अरे नहीं नहीं, सॉलिड चलता है, बैठने की जगह नहीं होती उस बार में, लेकिन उसका मालिक है ना वो वापले गाँव छोड़ के जा रहा है, इसलिए वो बेचना चाहता है। लेकिन अपने आइडिया चलेगा? चलेगा? अरे दौड़ेगा, मैं तो बोलता हूँ उड़ेगा। अरे महीने के 60-70 हज़ार तो बैठे बैठे कमाएंगे। आधे तुझे आधे माजे, 35 तेरा 35 मेरा, और सीजन में डबल धंधा। लेकिन बार खरीदने लल्लू चीज थोड़ी ना है, सॉलिड पैसे चाहिए और उसके लिए। देख मेरे पास 2-4 पेटी है, तेरे पास भी तो कुछ होगा ना? यार मेरे पास नहीं है इतने पैसे, कुछ बचता ही नहीं है यार। क्या बात कर रहा है यार, खुद सोने में खेलता है और कंगालों की बात करता है। अरे वो तो सेठ लोगों का सोना है। तो तू भी थोड़ा सोना उठा ना, तू भी सेठ बन जाएगा। मजाक में भी ऐसी बात मत कर, अपनी सेठ क्या चोरी करूंगा मैं? अबे चोरी की बात कौन कर रहा है, सिर्फ गारंटी चाहिए अपने धंधे के लिए। मतलब क्या है तेरा? देख तू चुपचाप थोड़ा सोना उठा ले, उसे हम गिरवी रखेंगे, उससे जो पैसा आएगा ना उससे अपना धंधा शुरू होगा। एक बार अपना धंधा चलने लगेगा ना, फिर वो सोना वापस रिटर्न तेरे सेठ के तिजोरी के अंदर। आता मला सांग, इसमें चोरी किधर हुई? हाँ बोल ना। देख जगदीश, तू इतना सोच रहा है मतलब तुझे मेरी बात में दम लग रहा है। नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं कर सकता। तेरे को इधर ही रहने का है क्या? तुझे मनीषा को अच्छी लाइफ देनी है ना? अरे अपना बार ऐसा नोट छापेगा कि उससे खरीदे हुए सोने से तो उसे ला देगा, वो भी तेरे हाथ के बने जेवर से। लेकिन यार तू लेकिन का नाम मत ले यार, ये लेकिन में ना कोई दम नहीं है। देख मैं जो बोल रहा हूँ ना, मेरी बात मान ले मेरे भाई। चुटकी भर सोना उठा रहा है तू वहां से, अब 4 साल की वफादारी के बाद तेरा हक बनता है उस पर कि लॉकर की चाबी तेरे हाथ में, सेठ लोगों का भरोसा तेरे मुट्ठी में। ज़्यादा सोच मत, थोड़ा माल उठा, फिर अपनी लाइफ बनेगी मालामाल। मांगता है तो सूद समेत वापस लौटा दे सोना। तो जगदीश सोना लेकर तुम्हारे पास आया था? जी आया था। टॉप माल है ना? इससे टॉप पूरी इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा। परसों ही हमारे महेश सर लेकर आए ऐसे 6 बार, पूरे 700 ग्राम का है। कितने मिलेंगे? 4-6 पेटी? और बोल 10? और बोल 15? ना 18। मार्केट में पूरे 18 लाख मिल सकते हैं इसके। बहुत तेरी। जगदीश रावत कहाँ है? बोल। जगदीश रावत एक ईमानदार सोने का कारीगर था जो खुद अपना एक छोटा सा धंधा शुरू करना चाहता था। अपने दोस्त किशोर के बहकावे में आकर उसने जुर्म की दुनिया में कदम रखा। उसने अपने बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए अपनी ज्वेलरी फैक्ट्री से सोना चुराया। जगदीश रावत के मालिक उस पर भरोसा करते थे और उसने वो भरोसा तोड़ दिया। जगदीश अभी हम ना उस बियर बार में जाते हैं, मस्त एक ठंडी ठंडी बियर मारते और फिर गर्मा गर्म डील करते उससे मालिक से। यार अपनी लाइफ तो सेट है। हा? चल चल। कैसा है? एकदम मजे। जगदीश ये गोपाल,
गोपाल साने, और ये केशव भोसले। हेलो। वो जो बार है ना, वो इनका है। अब कुछ ही देर में अपना हो जाएगा। लेकिन इस वीराने में बार? अबे तू देखेगा ना तो वही चक्कर आके गिर जाएगा। सॉलिड ढासू बार है। तू चल ना, चल। किशोर, अबे क्या मजाक है? यहाँ कहाँ है बार? ये तो जंगल है। अरे जगदीश, थोड़ा सब्र कर यार। आगे देख, थोड़ी देर में इसी जंगल में मंगल होगा। चल। ये क्या है, गड्ढा? ये गड्ढा नहीं है मेरे प्यारे दोस्त, ये बिस्तर है। अब तू यहीं सोए हमेशा के लिए। किशोर, तू ऐसे कैसे कर सकता है? तू मजाक कर रहा है ना? तू मजाक कर रहा है ना? नहीं, सच। हम तुझे इसमें गाड़ने वाले हैं। वो मैं चीटिंग किया तेरे साथ, सोना निकलवाने के लिए। तू ऐसे नहीं कर सकता। तू दोस्त है ना मेरा दोस्त है ना तू मेरा से चीटिंग कैसे कर सकता है? वैसे ही जैसे तूने अपने सेठ लोगों के साथ किया है। लेकिन वो तो तेरा ही आइडिया था ना। हाँ, तो ये भी मेरा ही आइडिया है। सोना कहाँ है? बेच दिया। किसको? 700 ग्राम है। 18 लाख तक तो मिलेगा इसका। लेकिन बिना बिल का 18 लाख कोई नहीं देगा। अभी 3 लाख दूंगा और फिर देखते हैं बाद में, जब बिके, जितने बिके हो। साहब, धंधे की कसम खा के कहता हूँ, मुझे पता नहीं था कि वो सोना पाने के लिए किशोर ने मर्डर किया था। बिना बिल का सोना था प्रदीप सेठ, वो भी पूरे 700 ग्राम, एक सिंगल गोल्ड बार। क्या सोच के खरीदी किया था? उसके दादी का सोना है वो। हाँ, बड़ी गलती हो गई साहब, कान पकड़ता हूँ, आइंदा नहीं करूँगा। सोना कहाँ है वो? सवेरी बाजार मुंबई में बेचा था। वो दुकान बता सकता हूँ मैं आपको जहाँ बेचा था। चुराया हुआ सोना हम लोगों ने जवेरी बाजार से रिकवर कर लिया है। थैंक गॉड। तो अब ये कि आपको अलीबाग सेशन कोर्ट में उसकी वापसी के लिए एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी, क्योंकि ये केस वहां दर्ज हुआ है। आप टेंशन मत लीजिए, आपको सोना वापस मिल जाएगा। जितना टेंशन सोना खोने का था, उससे कहीं ज्यादा टेंशन भरोसा खोने का है सर। हम व्यापारियों की वही पूंजी होती है, और एक बार वो पूंजी लुट जाए तो दुनिया की कोई भी कानूनी कोर्ट वो वापस नहीं कर सकती। कितना अच्छा कारीगर है, कितना भरोसेमंद। पता नहीं उसने ऐसा किया क्यों सर। जगदीश, तुम्हें लगता है ऐसा करना सही है? मैं इतना ज्यादा नहीं सोच रहा। देखो, किशोर मेरा बहुत पुराना दोस्त है, हमारा बिजनेस अच्छा ही होगा। तुम अपने सेठ के यहाँ से चोरी करने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो जगदीश? चोरी नहीं कर रहा मैं, बस उनका थोड़ा सा सोना इस्तेमाल कर रहा हूँ अपने बिजनेस के लिए। बस जैसे ही हमारा बिजनेस चल पड़ेगा, वैसे उनका सोना उनको वापस लौटा दूंगा मैं। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और वैसे भी हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं है। समझ रही हो ना तुम? किशोर दत्ता, केशव भोसले और गोपाल साने फिलहाल अलीबाग के रेव डांडा पुलिस की कस्टडी में हैं। उन पर आईपीसी की धारा 302 और 201 के तहत मर्डर और सबूत मिटाने के चार्जेस लगे हैं। अलीबाग के जौहरी प्रदीप संघवी ने बेल के लिए एप्लीकेशन दी है। गलत ढंग से कमाया गया पैसा जिंदगी में किसी को आगे नहीं बढ़ाता, किसी भी बिजनेस को नहीं चलाता। आजकल के करप्शन और स्कैम्स के जमाने में शायद सच्चाई और ईमानदारी की बातें किताबी लगे। अगर हम अपने दादा दादी, नाना नानी या माता पिता से पूछें कि उन्होंने हमें कैसे पाल पोस कर बड़ा किया, तो ज्यादातर लोगों का एक ही जवाब मिलेगा, मेहनत से, ईमानदारी से। आम आदमी अपने चारों तरफ भ्रष्टाचार की जहरीली चकाचौंध से घिरा है।
लेकिन उसके लिए समझदारी इसी में है कि वो अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर ईमानदारी और मेहनत से जिंदगी बसर करे। आम आदमी के लिए तरक्की करना कभी आसान नहीं रहा और आगे भी नहीं होगा, क्योंकि उसके पास हर समस्या का आसान हल नहीं है, जैसे कि भ्रष्ट इंसान के पास होता है, जिसे फर्क नहीं पड़ता कि पैसा कहां से आया है। आम आदमी के लिए बिजनेस लोन मिलना पहाड़ चढ़ने से कठिन होगा, और अपने बिजनेस को ईमानदारी से चलाना उससे भी बड़ा पहाड़ होगा। और फिर बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज के बेशर्मी से भरे लालच के साए में आम आदमी के छोटे छोटे बिजनेसेस चींटियों की तरह कुचल दिए जाएंगे। लेकिन सलाम है उस आम आदमी को जो फिर से खड़ा होने की कोशिश करेगा, लेकिन बेईमानी की बैसाखी कबूल नहीं करेगा। ऐसे मेहनती और सोने के बने आम लोग, मैंगो पीपल, एक देश को खास बनाते हैं, महान बनाते हैं। एक विवाद अक्सर उठता है कि अगर बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी चोरियां कर रहे हैं तो मैं अगर थोड़ी सी सेल्फ हेल्प कर लूं या छोटा सा शॉर्टकट ले लूं तो वो तो चोरी नहीं है। सॉरी, वो चोरी ही है। आपके लिए, मेरे लिए, सारे समाज के लिए चोरी की रोटी है, और वो कभी हजम नहीं होती, खासकर आम ईमानदार आदमी के पेट में। और यही खासियत है आम आदमी की। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।